नमस्कार, एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। आपको पता है कि न्यूज लॉन्ड्री सब्सक्राइबर्स के सहयोग से चलने वाला एक मीडिया संस्थान है, लेकिन टिप्पणी या हमारे चुनिंदा वीडियो आपके लिए मुफ्त में उपलब्ध होते हैं। हमारी अपील है कि जो छोटा से छोटा योगदान आप कर सकते हैं वो है हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना। कम से कम यह योगदान आप जरूर करें, क्योंकि आप जितना लाइक या फिर शेयर करेंगे उतना ही अधिक यह लोगों तक पहुंचेगा। और अगर संभव हो तो न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब भी करें। आप सबके लिए एक और जानकारी, न्यूज लॉन्ड्री हिंदी का नया यूट्यूब चैनल भी आ चुका है। अब से न्यूज लॉन्ड्री हिंदी के तमाम वीडियो, टिप्पणी, सारांश, चर्चा आदि तमाम प्रोग्राम यूट्यूब के नए चैनल और पुराने चैनल दोनों जगहों पर उपलब्ध होंगे। तो हमारे नए यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के साथ दिल्ली के एमसीडी चुनावों के नतीजे बीते हफ्ते खबरों में छाए रहे। गुजरात में भाजपा को प्रचंड जीत हासिल हुई, हिमाचल में कांग्रेस पार्टी को अपना चेहरा बचाने का मौका मिला और दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने अपनी इज्जत कायम रखी। इन नतीजों की रोशनी में हमारे प्रधानमंत्री ने विजय उद्घोष किया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री लगभग शिव बन गए। उन्होंने खुद को और अपने समर्थकों को आने वाले वक्त में विषपान कर नीलकंठ बनने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म पर संकट आएगा, अधर्मियों का अहंकार बढ़ेगा, तब प्रभु अवतार लेकर सज्जनों शराफत पसंद शहरियों को कष्ट का निवारण करेंगे। क्योंकि अब जुल्म बढ़ने वाला है। अब मान के चलिए, मुझ पर भी बढ़ने वाला है, आप सब पर भी बढ़ने वाला है, क्योंकि ये सहन नहीं कर पाएंगे, ये पचा नहीं पाएंगे। और उसका जवाब यही है, हमें अपनी सहन शक्ति बढ़ाना है, हमें अपनी समझदारी का विस्तार करना है। जुल्म से निपटने के लिए मोदी जी और उनके अनुयायियों के पास कई हथियार हैं, मसलन ये या फिर ये। यह तो बात हुई जुल्म से प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करने की। उम्मीद है बाबा रामदेव भी जुल्म से निपटने की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली कोई बूटी ढूंढ रहे होंगे, जैसे उन्होंने कोरोना में निपटने के लिए बूटी इजाद की थी। बहरहाल, जुल्म ढाने के लिए जिम्मेदार जुल्मियों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने तटस्थ, निरपेक्ष, निष्पक्ष ठेकेदारों का भी जिक्र किया। पिछले कुछ चुनावों का एक बड़े कैनवास पर एनालिसिस करना चाहिए कि जो अपने आप को न्यूट्रल कहते हैं, जिनका न्यूट्रल होना जरूरी होता है, वो कहाँ खड़े होते हैं, कब कैसे रंग बदलते हैं और कैसे कैसे खेल खेलते हैं, वो अब देश को जान लेना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। उन लोगों को भी जानना चाहिए, पहचानना चाहिए कि ये भी ठेकेदार है। प्रधानमंत्री दरअसल इस देश के मीडिया के एक हिस्से पर हमला कर रहे थे। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, जाहिर है वो इन लोगों पर हमला तो नहीं कर रहे होंगे। महाशक्तिशाली भारत राष्ट्र राज्य का सबसे ताकतवर व्यक्ति, वह प्रधानमंत्री जिसने एक के बाद एक निरंतर चुनावी जीतों से अपनी स्थिति को लगभग अभेद्य बना दिया है, वह कुछ एक लोगों से इतना चिंतित क्यों है? वह उन पर हमला करता है तो ठेकेदार जैसी हल्की भाषा का सहारा क्यों लेता है? खुद की आलोचना से वह इतना असुरक्षित क्यों महसूस करता है? क्या यह लोकप्रियता और सफलता के चरम पर खड़े आत्मविश्वास से लबरेज एक स्टेट्समैन के लक्षण हैं, या फिर यह अंदर से बुरी तरह सशंकित, किसी पर भरोसा न करने वाले अधिनायकवादी नेता के लक्षण हैं? सबको पता है कि एकाध अपवादों को छोड़कर इस देश का मुख्य धारा का मीडिया पूरी तरह से सरकारी चारणगान का एक्सटेंशन सेंटर बन गया है। टेलीविजन मीडिया पर नजर डालेंगे तो हालात और भयावह हैं। चैनल दर चैनल सरकार की चापलूसी और ठाकुर सुहाती के अड्डे में बदल गए हैं। इस स्थिति में भी देश के प्रधानमंत्री को इशारों इशारों में धमकी देने की नौबत क्यों आती है? इसे डॉग व्हिसल कहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री और उनकी सरकार के अन्य शागिर्दों को डॉग व्हिसल में महारत हासिल है। 2002 में एक बार नरेंद्र भाई वच्चे डपलू करवानो ट्राय करो, एवो पाठ बनायो कि 2002 પછી 22 તે હજી કોઈ ડોકું ઊંચું નથી કરતું ભાઈ। રમખાણો કરાવવા વાળા ગુજરાતની બહાર જતા રહ્યા,
ભારતીય જનતા પાર્ટીએ ગુજરાતમાં શાંતિ સ્થાપી કર્ફ્યુ વગરનો પ્રદેશ બનાવવાનું કામ આ ભારતીય जनता પાર્ટીએ કર્યું છે। भाइयों बहनों, ये जो आग लगा रहे हैं, टीवी पे उनके जो दृश्य आ रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। अपने विजयी संबोधन में प्रधानमंत्री ने बहुत सारी बातें कही। उनमें से एक बात यह भी कही, आज बड़े बड़े एक्सपर्ट भी ये कह रहे हैं कि भारत में गरीबी कम हो रही है। गरीबी एक जटिल मसला है। सिर्फ यह कहकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता कि कुछ विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं। कम से कम देश के प्रधानमंत्री को इस तरह के सरलीकरण से बचना चाहिए। देश जब आजाद हुआ तब भारत में लगभग 80% आबादी गरीबी रेखा के नीचे रह रही थी। आज स्थिति लगभग उल्टी है। 80% आबादी गरीबी रेखा के ऊपर है और लगभग 20% से थोड़ा ज्यादा गरीबी रेखा के नीचे है। जाहिर है यह लक्ष्य एक सतत प्रक्रिया के जरिए हासिल हुआ है। खासकर 1990 के बाद देश में आर्थिक उदारीकरण की नीतियों के बाद बड़ी आबादी को गरीबी रेखा से बाहर निकालने में मदद मिली। इसका श्रेय नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह को जाता है। तो क्या प्रधानमंत्री अकेले इसका श्रेय ले सकते हैं? हाँ, प्रधानमंत्री 2014 के बाद के बदले हालात का श्रेय जरूर ले सकते हैं। मैं गरीबी से जुड़े कुछ ऐसे आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं जो मोदी जी की सरकार के हासिलात पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। भारत के नेशनल अकाउंट्स के जरिए लगाए गए एक अनुमान के मुताबिक साल 2020 में देश के 2.3 करोड़ अतिरिक्त लोग गरीबी की चपेट में आ गए। निजी डेटा कंपनी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE का आकलन है कि नए गरीबों की संख्या 5.6 करोड़ है। यह ताज़ा हाल है देश में गरीबी का। अगर आप थोड़ा पीछे जाएं तो विश्व बैंक की रिपोर्ट कहती है कि 2011 के बाद से भारत में गरीबी लगातार कम हो रही थी। इसकी बड़ी वजह ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का घटना था। उस वक्त देश में 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। अगर आंकड़ों और सर्वेक्षणों की माने तो यह संख्या अब बढ़ गई है। इसमें नोटबंदी जैसी आर्थिक नीतियों का भी योगदान है और कोविड जैसी महामारी का भी। जाहिर है प्रधानमंत्री इन बारीकियों की बात नहीं करते। प्रधानमंत्री ने अपने विजय संबोधन में एक और बात कही। हमारा मानना है कि इस तरह की मीनमेख निकालने का काम प्रधानमंत्री को अपने मातहतों, कार्यकर्ताओं, आंकड़ेबाजों और विश्लेषकों के ऊपर छोड़ देना चाहिए। यह उनके पद की प्रतिष्ठा से मेल नहीं खाता। हिमाचल के चुनाव में 1% से भी कम अंतर से ये हार जीत का फैसला हुआ है। 1% से भी कम। यह हार को खुले मन से स्वीकार नहीं कर पाने की कुंठा है। जब आप इस तरह के तर्क देते हैं तब आप दूसरों के लिए कुतर्क के अनगिनत दूसरे दरवाजे भी खोल देते हैं। मसलन हिमाचल में जीत और हार के बीच 15 सीटों के अंतर को आप कैसे नजरअंदाज करेंगे? अंततः लोकतंत्र में सीटों की संख्या ही मायने रखती है। आपके तर्क के हिसाब से यह कहें कि इस चुनाव में भी गुजरात के 40% मतदाताओं ने भाजपा के खिलाफ वोट दिया है और आप कहते हैं कि गुजरात के हर घर में भाजपा है। लोकतंत्र के प्रति वह न्यूनतम सम्मान भी अक्सर नहीं दिखता जब आप मध्य प्रदेश में बनी हुई सरकार के 25 विधायकों का इस्तीफा दिलवाकर उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करवा लेते हैं। कर्नाटक के पिछले नतीजे देखिए। भाजपा को सिर्फ 36% वोट मिले थे, कांग्रेस को 38% मिले थे, जनता दल एस को 18%। कांग्रेस और जनता दल एस का कुल वोट प्रतिशत 56 था। तब आपने कौन सा जनादेश का सम्मान कर दिया? दरअसल जब प्रधानमंत्री के शीर्ष पद से इस तरह की बातें की जाती हैं तब उनके छिपे इशारे होते हैं। जैसा मध्य प्रदेश में हुआ, जैसा कर्नाटक में हुआ, वैसा हिमाचल में भी हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। निसंदेह गुजरात में भाजपा की जीत बहुत बड़ी है, लेकिन साथ में हिमाचल कांग्रेस ने जीता और दिल्ली नगर निगम आम आदमी पार्टी ने। लेकिन आपको यह सब टेलीविजन की कवरेज में नजर नहीं आएगा। आपको यह नजर आएगा कि चारों तरफ सिर्फ भाजपा जीती है। उसी के नेता का भाषण टीवी पर लाइव नॉन स्टॉप प्रसारित होगा और इस चक्कर में कुछ एंकराओं की कब्जियत सामने आ जाती है। मसलन चौधरी साहब को देखिए। बड़ी बात यह है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को झुग्गी झोंपड़ी बस्ती वालों का वोट मिला और ऐसे लोगों का वोट मिला जो अशिक्षित हैं या जो सिर्फ 10वीं कक्षा तक पढ़े हैं। ये वो कब्ज है जिसका आयुर्वेदिक या यूनानी पद्धति में कोई इलाज नहीं है। यकीन नहीं आ रहा तो यह देख लीजिए।
दिल्ली की जनता को मुफ्त का माल इतना अच्छा लगने लगा है कि दिल्ली की जनता ये सोचती है कि आप चाहे जितना मर्जी भ्रष्टाचार करो, आप अपनी जेबें जितनी चाहे भरो, हमारे लिए हमसे पैसा मत मांगो, हमारे बिल भी माफ करते चलो और अपनी जेबें भी भरते चलो। और लगे हाथ चौधरी साहब ने औकात की बात भी कही। आम आदमी पार्टी इतनी छोटी है गुजरात में कि वो एक छोटी कार में आ सकती है, 3 लोग पीछे बैठ जाएंगे और 2 लोग आगे बैठ जाएंगे। यही है औकात आम आदमी पार्टी। इनकी कब्जियत देखकर समझ नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करूं। मुझे लगता है कि यहां से शुरू करना चाहिए। इसलिए भाजपा की सरकारों ने गरीबों के लिए पक्के घर, शौचालय, गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, नल से जल, बैंक में खाते, मुफ्त इलाज, मुफ्त भोजन, इंटरनेट, ऐसी बेसिक सुविधाओं पर फोकस किया है। आम आदमी पार्टी की औकात नाप रहे चौधरी साहब की इतनी औकात है कि वो मोदी जी की इस दोहरी जुबान पर सवाल कर दें। एक बार पूछ लें कि मोदी जी, आप मुफ्त की रेवड़ियों के खिलाफ बोलते बोलते ये क्या बांटने लगे? आपको मेरी बात पर पूरा यकीन नहीं हो रहा तो एक ताजा वाकया सुनाता हूं। बस महीने भर पहले की बात है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने ये सारे वादे किए थे। हर बेटी के लिए स्कूल जाने के लिए उसे एक बाइसिकल की व्यवस्था की जाएगी और जो ये 6 क्लास से लेके 12वीं क्लास तक और जो आगे की स्टडीज परस्यू करेंगी उन बच्चियों के लिए स्कूटी की व्यवस्था की जाएगी। महिलाओं को, एंटरप्रेन्योर्स को सशक्तिकरण के लिए उनको इंटरेस्ट फ्री लोन्स देगा और इसके लिए एक कॉर्पस 500 करोड़ रुपए का खड़ा किया जाएगा। 3 फ्री LPG सिलेंडर्स टू वुमेन फ्रॉम द पुअर हाउस होल्ड। महिला विद्यार्थी जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ेंगे और क्लास में 12वीं कक्षा में जो सबसे ऊपर आएंगे, ऐसी विद्यार्थियों को 2,500 रुपए प्रति महीना स्कॉलरशिप दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 33% की रिजर्वेशन महिलाओं को गवर्नमेंट जॉब्स में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में महिलाओं को देगी। क्या चौधरी साहब की औकात है कि इन रेवड़ियों को रेवड़ी भी कह सकें? दिल्ली में जिन लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया वो अनपढ़ और 10वीं पास लोग थे। यह कहना भी दरअसल वोटर का अपमान करना है। यह आंकड़ों की सिलेक्टिव बमबारी है। एक बार फिर से हम सब चौधरी साहब के उसी औकात के पैमाने पर जानना चाहेंगे कि क्या अनपढ़ और 10वीं पास लोगों का कोई आंकड़ा वो गुजरात में भाजपा को मिली प्रचंड जीत के बाद भी एक शो के जरिए सामने रखेंगे, या फिर देश को बताएं कि गुजरात में भाजपा को प्रचंड बहुमत देने वाले सारे वोटर PhD स्कॉलर हैं। वहां तो अनपढ़ और 10वीं पास बचे ही नहीं। दरअसल चापलूसी और प्रोपेगेंडा की सबसे बड़ी मजबूरी यही है कि वह औकात का मसला बन जाती है। इस तरह चौधरी साहब का पूरा हफ्ता औकात नापने में बीत गया और इस चक्कर में वो अपना काम यानी खबरों और सूचनाओं का काम भूल गए। सूचनाओं के नाम पर उन्हें यह सब दिखाना पड़ा। ये मीम वर्ष 1975 में आई फिल्म शोले के एक सीन पर आधारित है जो आज दिन भर चलता रहा। अरविंद केजरीवाल ने IB की रिपोर्ट को लेकर क्या कहा था ये हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये मीम देख लीजिए। इसमें IB ऑफिसर्स आपको एक तरफ नजर आएंगे और ऐसा लगता है कि IB ऑफिसर्स कुछ बात कर रहे हैं और केजरीवाल ने चुपचाप सुन लिया और IB की ये रिपोर्ट केजरीवाल के हाथ लग गई, यानी ये लीक हो गई। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल जिसका दावा है कि वह गोल्ड स्टैंडर्ड पत्रकारिता करता है, उसके प्राइम टाइम पर सोशल मीडिया के मीम्स चलाए जाते हैं। मीम्स के जरिए राजनीति और चुनावों की व्याख्या की जाती है। इतना ही नहीं, सड़क चौराहों पर, चाय की दुकानों पर जो तर्क दिए जाते हैं उसका इस्तेमाल प्राइम टाइम की खबरों का स्लॉट भरने के लिए किया जाता है। आम आदमी पार्टी इतनी छोटी है गुजरात में कि वो एक छोटी कार में आ सकती है, 3 लोग पीछे बैठ जाएंगे और 2 लोग आगे बैठ जाएंगे। यही है औकात आम आदमी पार्टी। यह खबरों और खबरिया चैनलों की दुर्दशा है। उड़क चुल्लुओं ने खबरों की विश्वसनीयता को विदूषकों के स्तर पर पहुंचा दिया है। इसके बावजूद देश के प्रधानमंत्री ठेकेदारों की बात करते हैं, सतर्क रहने की सलाह देते हैं। किसी भी दौर में मीडिया के साथ जितना बुरा या फिर गलत हो सकता था, यह दौर उसका प्रतिनिधित्व करता है। इस बुराई का निराकरण पब्लिक फंडेड सब्सक्रिप्शन पर आधारित मीडिया के जरिए ही हो सकता है। हमें अपना कामकाज आगे बढ़ाने, इसे कायम रखने के लिए आपके सब्सक्रिप्शन की जरूरत है, क्योंकि हम किसी भी तरह का विज्ञापन नहीं लेते। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करके आप इस सफर का हिस्सा बन सकते हैं और गर्व से कह सकते हैं, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।
देश में फिलहाल बच्चे पैदा करने की कोई अपर या लोअर लिमिट नहीं है, इसलिए हम मनोज तिवारी के 3 बच्चे या रवि किशन के 4 बच्चों पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हम उस अटकलबाजी के ऊपर भी ज्यादा समय खर्च नहीं करना चाहते कि मनोज तिवारी और रवि किशन की कुटुंब विस्तार योजना दरअसल एक बेटे की चाह का परिणाम है। बेटे की चाह भारतीय समाज की अदम्य लालसा का हिस्सा है। हमने देखा है एक बेटे की चाह में लोग अपना कुनबा बढ़ाते रहते हैं क्योंकि बेटियों से उनकी इच्छा पूरी नहीं होती। लेकिन हम मनोज तिवारी और रवि किशन के उस पाखंड और फरेब की बात जरूर करेंगे जो उन्होंने आज तक के एजेंडा कार्यक्रम में प्रदर्शित की। पहले मनोज तिवारी। रिंकिया के पापा को जब जब सुनते हैं तो मुझे लगता है ना वो व्यंग उड़ाते हैं, वो उसको मजाक उड़ाते हैं। और रिंकिया के पापा का मतलब होता है बेटी का पापा। तो बेटी के पिता के प्रति तो वैसे भी उनका कोई इमोशन नहीं है। बेटियों के प्रति इमोशन नहीं आम आदमी पार्टी का, तो बेटियों के पिता के प्रति क्या इमोशन होगा। रिंकिया के पापा मतलब बिटिया का पिता। मैंने कहा है कि हंस दे ले रिंकिया के पापा। आप क्यों बेटियों के पिता के हंसी को मजाक समझते हो? क्या बेटी के पिता को हंसने का अधिकार नहीं है? जिन लोगों ने रिंकिया के पापा गाने को ध्यान से नहीं सुना है उनके लिए ये जानकारी जनहित में जारी है। आप लोगों के लिए ही मैंने पूरा गाना ध्यान से सुना है। जिस शराफत से महिला सम्मान का जिक्र मनोज तिवारी कर रहे थे वह शराफत इस पूरे गाने से नदारद है। यह भयानक रूप से महिला विरोधी गाना है। इस गाने की एक लाइन सुनिए। सुनीला की मर्द के न नाम लिहल जाला, इनके बिना नाम ले ले कुछ ना कहाला। सुनीला की मर्द के ना नाम लिहल जाला, इनके बिना नाम लिहले कुछ ना कहाला। इस लाइन का अर्थ है कि पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन रिंकिया की मम्मी बात बात में अपने पति का नाम लेती है। दरअसल यह पूरा गाना उन पतियों की खिल्ली उड़ाता है जो अपनी पत्नी के प्रभाव या फिर दबाव में रहते हैं। ऐसे पतियों के लिए बीवी का गुलाम जैसे जुमले समाज ने गढ़ रखे हैं। आप तो जानते ही हैं कि ऐसे मर्द भारतीय समाज में किसी का सम्मान नहीं पा सकते जो बीवी के दबाव में हो, जिसकी बीवी उसका नाम लेती हो। अब एक बार फिर से देखिए किस मासूमियत से मनोज तिवारी ने इस महिला विरोधी गाने को महिला सम्मान घोषित किया। रिंकिया के पापा को जब जब सुनते हैं तो मुझे लगता है ना वो व्यंग उड़ाते हैं, वो उसको मजाक उड़ाते हैं। और रिंकिया के पापा का मतलब होता है बेटी का पापा। तो बेटी के पिता के प्रति तो वैसे भी उनका कोई इमोशन नहीं है। बेटियों के प्रति इमोशन नहीं आम आदमी पार्टी का, तो बेटियों के पिता के प्रति क्या इमोशन होगा। रिंकिया के पापा मतलब बिटिया का पिता। मैंने कहा है कि हंस दे ले रिंकिया के पापा। आप क्यों बेटियों के पिता के हंसी को मजाक समझते हो? क्या बेटी के पिता को हंसने का अधिकार नहीं है? लेकिन यहाँ वो उसका मजाक भी उड़ाते हैं। मनोज तिवारी से भी 2 कदम आगे निकल गए भोजपुरी के एक और लब्ध प्रतिष्ठ शख्सियत रवि किशन। इनको लगता है कि इनको स्टारडम नहीं मिला है बल्कि ये सुपर स्टारडम हासिल कर चुके हैं। मेरी स्ट्रगल भी थी सुपर स्टारडम में, काफी समय के बाद देखा। हाल के 30-40 सालों का इतिहास हमें बताता है कि पॉपुलर कल्चर में सिर्फ 2 शख्स हुए जिनकी लोकप्रियता सुपर स्टारडम के दायरे में आती है, अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान। इसलिए जो कुछ भी बोल उसके पहले जुबान को थोड़ा तोल। और देखिए जुबान को बिना तोले रवि किशन क्या बोले। कांग्रेस नहीं अगर बिल लाती हमको मालूम होता, कांग्रेस लॉ रहता तो हम नहीं करते बच्चा भाई। काहे गलती बोला? कांग्रेस के लोग दोषी हैं इसके लिए। भाई सरकार थी, कानून लॉ उनके पास था, वी वर अवेयर। हम लोग तो बच्चे, हम लोग तो खेलते कूदते अंगड़ाई ले रहे थे जीवन। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर कांग्रेस आती गई और कारवां बनता गया। मतलब आप अनपढ़ थे, गंवार थे, दुनिया नहीं देखी थी, बड़े परिवार का भला बुरा नहीं पता था। परिवार नियोजन कोई हिब्रू का शब्द था जो आपने नहीं सुना। यह विज्ञापन तो हम सब ने होश संभालने के साथ ही देख लिया था। सुनो तो, मेरी चीज लाई हो? जी शर्म नहीं आती? बच्चे के सामने कह रहे हो। अरे भाई, उसकी भलाई के लिए तो कह रहा हूँ, और फिर उसमें अपनी भी तो भलाई है। लो, 25 पैसे में 3 मिलते हैं। अच्छा, ये मैं कैसे भूल जाती। ना बाबा, जब तक मुन्ना स्कूल में न जाए मैं नहीं इसमें फंसने वाली। रवि किशन के बयान में सिर्फ इतनी सी दिक्कत नहीं है। इसके आगे उन्होंने एक सार्वजनिक मंच पर जिस तरह से जनसंख्या की समस्या को अपने पत्नी के शरीर की ग्राफिक डिटेलिंग से जोड़ा, वह बीमार मानसिकता को दिखाता है। वह किसी भी महिला की गरिमा को तार तार करता है। पत्नी को देखा, शरीर उनका बहुत, मेरी वाइफ का शी इज टॉल, लंबी थी, पतली शरारी थी। अब मैंने देखा उनके शरीर को बिगड़ते हुए, एक डिलीवरी के बाद दूसरी डिलीवरी के बाद। कुछ
दिमाग चलता नहीं था, ब्रेन स्ट्रगल भी कर रहा हूँ, शूटिंग भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तीसरी बेबी, फोर्थ बेबी हो गई। अब जब जीवन ने कहीं ठहराव दिया, मैच्योरिटी आई, कुछ स्थिर हुए जीवन में, सक्सेस, धन दौलत, व्हाटएवर, एंड देन आई थिंक एंड आई लुक एट हर, मैं उनको देखता हूँ, I feel sorry. Then I really feel sorry. जनसंख्या एक समस्या है और इस पर टिप्पणी में हमने पहले भी कई बार बात की है। उन बातों को एक बार फिर से दोहराने का कोई मतलब नहीं। रवि किशन को संसद में बिल पेश करने से पहले इन लोगों की राय जान लेनी चाहिए। हिंदू जनसंख्या दर घट रहा है, तो कोई कानून है क्या जिसमें कहा गया है हिंदुओं जनसंख्या घटाओ? ऐसा है क्या? ऐसा तो कुछ नहीं है। बाकी लोगों की बढ़ रही तो आपकी क्यों नहीं बढ़ती? ये कोई व्यवस्था का प्रश्न थोड़ी है, ये समाज का वातावरण है। कितने बच्चे पैदा करना चाहिए? अगर बात हमारी तो इच्छा है कम से कम 5, हिंदू जुगल कम से कम 5 पैदा करें तो भारत और भारतीयता की ताकत बढ़ी रहेगी। अब वक्त है इस हफ्ते की रिपोर्ट का। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। ट्रेनें तो खुल दी हैं, लेकिन कैसे? इस हफ्ते की रिपोर्ट BBC हिंदी से है। जम्मू कश्मीर की एक खानाबदोश जाति है गुज्जर बकरवाल। इनकी आबादी लगभग 7 लाख है। गुज्जर बकरवालों के लिए जिंदगी हमेशा सफर में रहती है। सदियों से चलने का नाम है गुज्जर बकरवाल। गर्मियों में ये लोग अपने मवेशियों को चराने के लिए कश्मीर की ऊंची पहाड़ियों की ओर चले जाते हैं और सर्दियों में जम्मू वापस लौट आते हैं। इन लोगों के लिए आधारभूत विकास की सुविधाएं हमेशा से दूर की कौड़ी रही हैं। बारिश पड़ जाती है तो हम रुक जाते हैं 4 दिन 8 दिन एक ही जगह में। हमारा माल भूखा होगा, हमारे कोई दर्द हो जाएगा, हम कोई बीमार हो जाएंगे। हमारे में हिम्मत होगी तो हम कहाँ पहुँचेंगे? अगर हमारे में हिम्मत नहीं तो हमारा कोई वेलिया नहीं होगा। इनका एक आइडेंटिटी ना स्मार्ट कार्ड एक रहेगा, तो उस स्मार्ट कार्ड में एक बार कोड रहेगा जो इस फैमिली का पूरा स्टेटस हमें उसमें जब भी आप ये रास्ते से कहीं से भी माइग्रेट कर रहे हैं तो उनको वो बार कोड पे जाएंगे, उस पे इनका नाम, सनाब, जहाँ से रहते हैं, इनका रूट का है, इनका स्टेशन कहाँ पे है, इनका डेरा आगे जम्मू में कहाँ मिलेगा, उस पे वो सारी डिटेल इनको आज वो हम कोई 6-7 लाख फैमिलीज को प्रोवाइड कर रहे हैं। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।